सॉलिड वाले पार्ट में और कोई भी डाउट लग रहा है तो नेक्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। तो सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है सॉलिड और फ्लूइड्स का? तो सॉलिड अपनी शेप साइज को रिटेन कर सकता है, फ्लूइड रिटेन नहीं कर सकता, है ना। तो हम देखते हैं कि उस कारण से क्या प्रॉपर्टी फ्लूइड की एक्स्ट्रा आ जाती है और उसको हम कैसे स्टडी। फ्लूइड का ऐसा मीनिंग क्या होता है बच्चों? मतलब फ्लूइड इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, तो दोनों इसमें आ जाता है, इसलिए वर्ड फ्लूइड यूज करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, फ्लूइड्स को हम चार कैटेगरीज में ब्रेक करके पढ़ते हैं। आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट, आइडियल फ्लूइड्स इन मोशन, फिर रियल फ्लूइड्स इन एट रेस्ट और रियल फ्लूइड्स इन मोशन। ये चार ब्रॉड कैटेगरीज। जैसे हमने पहले बात की थी, आइडियल लिक्विड्स का मतलब होता है जिनमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं है। फ्लूइड्स की डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये यूनिट्स बन जाते हैं केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर। ये नोट कर लो यहाँ पर। डेंसिटी से बच्चों एक और टर्म भी बनती है, आपने एक शायद केमिस्ट्री में भी यूज की होगी बार बार, रिलेटिव डेंसिटी। तो उसका क्या मतलब होता है? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। कुछ और भी होता है इसमें? कोडिंग पूरा याद रखते हैं। 4 का क्या चक्कर है? मैक्सिमम डेंसिटी। इसका कोई और नाम भी होता है रिलेटिव डेंसिटी का?
डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग समझते हो क्या है? क्या होता है कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर में या एक क्यूबिक मीटर में कितना मास है? हाँ तो सर ठीक है, क्या होता है तो जो वाटर के केस में उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो मतलब 1 लीटर किसके इक्वल हो जाता है? मास वाटर का, वाटर की मास है 1 लीटर। तो वाटर के केस में तो आप चाहे 1 लीटर वॉल्यूम ले लो, चाहे 1 केजी मास ले लो, एक ही बात है। लेकिन बाकी सारे जो और हमारे आसपास सब्सटेंसेस है उनके लिए ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट है। आप मतलब डेंसिटी को ऐसा फिजिकली समझते हो, कम डेंसिटी का क्या मतलब है कि भाई उसके ज्यादा वॉल्यूम का कम भार होगा, कि जगह घेरेगा लेकिन भार कम होगा। ऐसे ही ज्यादा डेंसिटी मतलब कि बहुत कम जगह में भी और ज्यादा भारी हो जाएगा। हम थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचते हैं कैसे हम इस बात को मतलब यूज करते हैं डायरेक्टली। जैसे जब हम दूध देते हैं, ठीक है, क्या उसकी होती है यूनिट? लीटर होता है केजी होता है? एक मिनट के लिए चलो हम बोल लेते हैं एग्जांपल। हम बात करते हैं जो मतलब होता है पैकेट वाला दूध, ठीक है, अगर जैसे जो दूध वाला गाड़ी आता है वो कैसे होता है? कुछ भी बोल दो, यही पॉइंट है। वो कैसे देता है दूध आपको, किसमें मेजर करता है? केजी से होती है। उसमें क्या मेजर होगा? उसमें वॉल्यूम मेजर होगा या मास मेजर होगा? इट इज एक्चुअली लीटर्स, तो कभी केजी नहीं होता। ठीक है, ऐसी जो दूध का पैकेट होता है, जो एक पैकेट होता है वो क्या होता है? वो आधा लीटर होता है या आधा किलो होता है? हम कॉमनली ऐसे ही बोल देते हैं आधा किलो, ठीक है, वो आधा लीटर होता है। चेक करना कभी, इट इज नेवर केजी, इट इज लीटर। और उसका रीजन है, रीजन यही है, कॉमनली हम बंदे को पता ही नहीं चलता कि क्या है, हम तो सेम मान के चलते रहते। बट मिल्क के केस में मुझे बताओ क्या ज्यादा होगा, 1 केजी या 1 लीटर? मिल्क की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ज्यादा होती है? चलो तो मिल्क की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो 1 लीटर का वेट 1 केजी से ज्यादा होगा। फैट्स का फ्लोइड होता है ना, पानी को रखो तो फैट्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक मिनट से मुझे एकदम इलेक्ट्रिकल वैल्यू याद नहीं आ रही। जैसे आइसक्रीम की बात करते हैं, आइसक्रीम जो ब्रेक होती है, ब्रेक लेते हैं वो ब्रेक क्या होता है? उसका यूनिट क्या होता है? लीटर। वो लीटर में होती है, वो बोल चाहे फिर से ही होता है किलो की लीटर, इट इज नेवर 1 केजी, इट इज 1 लीटर। उसका रीजन क्या है? फ्रीक्वेंसी 1 से कम होती है, ज्यादा होती है आइसक्रीम की? प्रैक्टिकल लग रहा है।
ठीक तो ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा ही 1.03 इसलिए हाँ, यहाँ पे मतलब वो चीज नहीं है, तो मैं आपको एक्चुअली मिल्क में वो चीज नहीं हो रही, क्लियरली सेम है। आइसक्रीम की टेंसी लेस देन 1। तो आइसक्रीम के केस में क्या होता है बच्चों, जैसे क्या होता है कि पहले जो ब्रिक्स होती है उसमें वो ब्रिक्स होती है 1 kg। ग्रेजुअली जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ी सारी, तो क्या होता है कि जैसे कोई भी मार्केट है अपने यहाँ, जैसे प्रोडक्ट है, जैसे हम कहते हैं कि मतलब प्राइस सेंसिटिविटी होती है बहुत ज्यादा, जैसे कोई भी रेट बढ़ता है तो जैसे कहते हैं कि कंज्यूमर्स का माइंडसेट क्या होता है कि भाई अगर आपके पास 2 कंपनीज की रेट्स पड़ी हैं तो आप कहोगे कि यार ये सस्ती है, महंगी सस्ती है, मोस्टली है ना, कि अगर आप बहुत ज्यादा कंपनी स्पेसिफिक नहीं हो टेक्सेस। तो अब चक्कर क्या पड़ता है कि अब रेट्स तो बढ़ रहे हैं, अगर रेट बढ़ रहे हैं तो वो प्राइस बढ़ाना नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, तो वो क्या करता है वॉल्यूम कम करता है। तो अब वॉल्यूम कम करने के लिए क्या ट्रिक निकाली गई कि धीरे धीरे 1 kg की जगह 1 लीटर लिखना शुरू कर दिया। तो दूर से देखते हो उसको वाणी हम ध्यान नहीं देते, बट इफेक्टिवली उन्होंने क्या किया, जो मतलब डेंसिटी है, जैसे अगेन वो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा कौन सी आइसक्रीम है, बट वो मतलब 0.6 0.7 के आसपास होती है, तो वो प्रैक्टिकली 600-700 ग्राम ही होता है। दैट्स अ ट्रिक कि भाई ठीक है, दूर से ये लगता है कि मान्य है तो बड़ी पॉलिसी को लेकर आया देखिए, और हम इस तरह काम कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे मान लो हमने कुछ कोरियर करवाना, कोरियर किस बेसिस पे होता है, नॉर्मली केजी पे होता है, ठीक है। अगर अब आप कहो कि मैं 1 kg कॉटन भेज देता हूँ तो ह्यूज बिल्डिंग का ह्यूज वॉल्यूम, तो क्या वो सेम रेट पे होगा जितना 1 kg ऑफ बुक्स पे होगा? नहीं, तो उन्होंने क्या रखा हुआ है, अगर ऑब्वियसली ऐसी जरूरत नहीं पड़ी होती है, बट क्या होता है कि उनकी कंडीशन होती है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद वो जो प्राइस चार्ज करते हैं वो पर वॉल्यूम करते हैं rather than per kg। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास तो वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि हमने जिस ट्रक में या जहाँ पे लेके जाना है उसके लिए क्या चीज फिक्स हो गई, वॉल्यूम, है ना। मास का इतना फर्क नहीं पड़ता, कम ज्यादा चल जाता है, बट वॉल्यूम तो पक्का ही फिक्स है। तो फिर वो जो आपसे चार्ज करते हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से, तो ऐसे मतलब हमारे आसपास जितनी चीजें हैं ना उस तरह से बनी हुई है कि जहाँ पर तो दिखाने में वॉल्यूम बड़ा दिखता है तो वॉल्यूम के हिसाब से दो चीजें लिखती हैं, जैसे जहाँ दिखाने में मास ज्यादा दिखता है तो वहाँ मास के साथ। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको जो ऑयल का, रिफाइंड ऑयल के जो पैकेट्स होते हैं, ऑयल की डेंसिटी तो कोई बताया लेस देन वोल्ट होती है, तो ऑयल का पैकेट बताओ 1 kg होता है, 1 लीटर होता है, केजी तो ज्यादा हो जाएगा, वो जान के 1 लीटर। अगेन लेमैन लैंग्वेज हम सोचते नहीं है, हमें एक ही बात करती है, बट बहुत फर्क है। पेट्रोल पेट्रोल की डेंसिटी क्या होती है,
बहुत बार दिखती है जब भी भरवाने जाओ। ठीक है जी, लग गया बच्चों आइडिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चों, लिक्विड्स के केस में हम जनरली उनकी डेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं, हम लिक्विड के मास की टर्म्स में बात नहीं करते, क्योंकि लिक्विड ऐसे कोई फिक्स बॉडी नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चों हम टर्म पढ़ेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट का क्या मीनिंग होता है कि जैसे मान लो ऐसे कोई लिक्विड है किसी कंटेनर के अंदर, मान लो आपने इसके अंदर बच्चों ऐसे एक ग्रीन कलर का पॉइंट डाला, तो सिंपल एनएलएम के हिसाब से क्या इस पॉइंट के ऊपर बच्चों लिक्विड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसके कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और नीचे से भी कांटेक्ट में है तो नीचे से भी लगाएगा, ऊपर से कांटेक्ट में है तो ऊपर से भी लगाएगा। ठीक है, तो एक लिक्विड या फिर एक फ्लूइड जो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है उसको हम एक पर्टिकुलर बच्चों थ्रस्ट, क्या और कोई फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि एक लिक्विड के कारण लगता है। तो ये लिख लो, अभी वी आर नॉट बॉदर्ड विद कि कहां पे कितना लगेगा एंड सो ऑन, समझ में इतना जानना है कि यहां पर इसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो व्हाट शुड बी क्लियर अबाउट दिस कि थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, वो सॉरी सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरी एरिया पे लग रही है उसके परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों क्या ये लिक्विड, ये जो कंटेनर है उसकी साइड वॉल्स या उसकी बॉटम वॉल्स के ऊपर भी थ्रस्ट लगा है? यस, जिसके भी कांटेक्ट में आएगा उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब बच्चों प्रेशर क्या होता है, हम नॉर्मली शुरू से ये पढ़ते हैं फोर्स अपॉन एरिया, बस हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, विल कॉल इट थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट बोलने से क्या फर्क पड़ता है, जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर वाली, तो क्लियरली इसके जो यूनिट्स हैं वो ही सेम ही हो गए, नेक्स्ट वाले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल।
ये बात समझ आती है कि फ्लूइड हर तरफ प्रेशर एग्जर्ट करता है। और मतलब व्हाई इज दिस थिंग सो सिग्निफिकेंट? देखो जब हम कहते हैं कि मान लो एक सरफेस के ऊपर, एक जमीन के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, तो ब्लॉक तो नॉर्मल रिएक्शन किधर को लगा, सिर्फ नीचे को लगा, है ना? लेकिन अब जैसे बच्चों मान लो इस रूम के अंदर एयर है, उस एयर के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किधर किधर हो रहा है, हर तरफ ना। वो प्रेशर के कारण नीचे फ्लोर पे भी फोर्स लग रही है, किधर को, नीचे को, छत पे, ऊपर, साइड वॉल पे, साइड, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, है ना? नॉर्मल रिएक्शन से एकदम बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फोर्स किधर है। यस होगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कि एक फ्लूइड के अंदर प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है। अच्छा बच्चों, वो जो केवीपी का एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ था, तो पता है आपको कोई अपडेट? वो कोर्ट ने परमिशन तो दे दी है उनको, मतलब ये कहा है कि इस बार करा लो, उनकी बार और नहीं करवाना, तो देखने जो होगा तो has been permitted, तो लेट्स सी कि वो कब करते हैं। मेरे ख्याल से अब 15 दिसंबर तक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के साथ क्लैश तो नहीं करवाएंगे, उसके बाद होगा। आपको उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हो गया कि ये वाला चैप्टर आता है केवीपी के बारे में काफी, तो वो अपना पूरा कवर हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो एक बात तो आपने ध्यान रखना है कि चाहे सॉलिड्स हैं चाहे फ्लूइड्स हैं, हमारे एग्जिस्टिंग जितने लॉज हैं या कंसेप्ट्स हैं वो तो सब एप्लीकेबल नहीं है। एफईडी है, चाहे न्यूटन लॉज है, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन है, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल, सिर्फ थोड़ी फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन को प्लस हो दिया, तो हम बच्चों सबसे पहले सीखेंगे कि फ्लूइड के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस तरीके से प्रेशर वेरी करेगा। एंड आल्सो लेट्स रिमेंबर राइट नाउ हम क्या मान रहे हैं कि हमारे फ्लूइड्स कैसे हैं, रेस्ट हैं। याद है फर्स्ट पार्ट, अभी हम पढ़ रहे हैं आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट, तो हम जो कंडीशन आगे निकालेंगे दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, मान लो ये ऐसे कंटेनर है, हम इस कंटेनर के अंदर बच्चों एक फ्लूइड का सिलेंड्रिकल पोर्शन में, एक बार ध्यान से समझना, कंटेनर है उसके अंदर फ्लूइड रेस्ट पे, ठीक है। हमने इस फ्लूइड का एक छोटा सा सिलेंडर लिया, ध्यान से मैंने ये नहीं कहा कि हमने कंटेनर के मतलब फ्लूइड के अंदर एक नया सिलेंडर डाला। ये सिलेंडर किस चीज का है? फ्लूइड का ही बना हुआ सिलेंडर, ठीक है। तो क्या ये सिलेंडर बच्चों रेस्ट होना चाहिए? राइट। तो हम बच्चों इस सिलेंडर का एफपीडी बनाते हैं, ठीक है। भाई इस सिलेंडर का जो लेफ्ट फेस है उधर फ्लूइड है, तो क्या फ्लूइड उसमें 10 फोर्स लगाएगा इधर को, राइट। सिमिलरली इस सिलेंडर का जो राइट फेस है उधर भी फ्लूइड है, तो वो उससे 10 फोर्स इधर को लगाएगा। तो क्या इस सिलेंडर के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स लगती है? और तो कोई फोर्स नहीं है, एमजी होगी या ऊपर नीचे वाले जो फ्लूइड के अंदर फोर्स लगेगी वो सब तो वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। तो इस सिलेंडर का बच्चों जो एफपीटी बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, ओनली विद हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन आनी चाहिए? ये मैंने P1 ले सकता हूं, फोर्स का इक्वेशन तो एरिया, और वो क्लियरली एरिया के परपेंडिकुलर है, तो वो P1 = P2 है, इससे आ गया P1 =
इससे क्या समझ आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फ्लूइड के अंदर सेम प्रेशर, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह सेम प्रेशर। ये लाइन ऐसे ही लिखो ताकि आपको याद रहे कि ये फ्लूइड एट रेस्ट के लिए ही आती है। आइडियल क्या आइडियल से आइडियल ना भी हो तो प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब तो भी वो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में होता है, दूसरा कुछ और निकल के आता है। मतलब हमारा यहाँ पे काम ऐसे मान के चल रहा है। So when we say same horizontal level, उसका क्या मतलब? Same height, ground से same height. Clear all? अब क्या होता है? मान लो लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा हो, फिर आप कैसे लिखते? कोई एक्सेलरेशन a होती है अगर, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? P1a minus P2a equal to m में करना ट्राई करने का। मास को कर दो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिलेंडर की लेंथ कुछ भी एल अज्यूम कर दो। क्या हो जाएगा? P1 minus P2 is equal to rho
एयर ऐसे मतलब also what you need to understand is ये कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। समझने वाली बात ये है कि चाहे हमने जो फर्स्ट रिजल्ट निकाला वो कैसे निकाला, केवल मैकेनिक्स से निकाला एफपीटी से, तो ये भी मैकेनिक्स ही है एलएलएम। तो ऐसे वेरिएशन कुछ भी क्रिएट करके पूछा जा सकता है, राइट। तो मतलब मैं फिर से उसी बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि लॉस तो सारे वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेट ऑन नेक्स्ट पर जो हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो आपका जैसे पिछला मान लो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर अभी पेंडिंग हो या वीक भी हो रोटेशनल का, ठीक है, इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं ग्रेविटेशन टाइम, ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स हैं। फिर बार बार बोल रहा हूँ इनमें क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हर पार्ट का एक रिजल्ट आप देख रहे हो ना। तो स्पेसिफिक हम केस बाय केस बना के करी जा रहे हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आराम से हो जाते हैं। तो प्लीज कोई भी ये नहीं करेगा कि इस पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज करके अपना गुस्सा करे, पहले इसको तो साथ के साथ करना ही करना। ओके, आपको लग रहा है ऐसा है, मुझे लग रहा है कि सॉलिड फ्लूइड्स और ग्रेविटेशन वाला पड़ा, बोलो नहीं, अगर टफ लग रहा है बता दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सच को पता चले। याद करने वाला थ्योरी है सारी, मतलब आगे फ्लूइड्स के अंदर तो और ज्यादा थ्योरी है। ओके तो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन के लिए व्हाट वी डू इज, फिर से हम एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लेंगे, बट अब हम जो सिलेंडर लेंगे बच्चों वो इस तरीके से लेंगे, वर्टिकल सिलेंडर। अगेन ये लिक्विड का ही सिलेंडर है, और जो सिलेंडर का बच्चों टॉप फेस है वो मतलब बिल्कुल टॉप सरफेस पे, मतलब हवा के कांटेक्ट में। और सिलेंडर की लेंथ y है बच्चों, इस सिलेंडर का एफपीडी कैसा होगा बच्चों? सबसे पहले तो बच्चों जो सिलेंडर की टॉप सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में, क्या एयर उसमें फोर्स आ रही किसके कारण? तो उसका खुद का प्रेशर होता है, उसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो भी पी नॉट इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बच्चों जनरली पी नॉट से डिनोट, शायद केमिस्ट्री में भी आपने किया है कि नहीं किया? एनीवेज पी नॉट, ठीक है, पी नॉट इज द कॉमन टर्म फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिलेंडर के सेंटर पे हमने लिखा दिया है, और जो सिलेंडर का बेस है इस पे क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स किधर को ऊपर, तो जो थ्रस्ट फोर्स एंड प्रेशर फोर्स तो ये ऐसे हो गया कि जो भी प्रेशर
into area. अब यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालो। अगेन मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो। क्या बनता है देखो, ब्रेक के बाद ठीक चला है। इसका मतलब ये है कि वाईफाई में कोई चल रहा है, हॉटस्पॉट से चल रहा है। हाँ जी, तो P A इक्वल टू P नॉट A प्लस एम जी। एम को क्या लिखोगे, तो आपका बन गया P इक्वल टू P नॉट प्लस। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है प्रेशर के बारे में, केवल डेप्थ के साथ बढ़ता है। इसको बच्चों हम एक और फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट 1 है बच्चों, ठीक है, जिसकी डेप्थ y1 है, तो ये ऐसे लिखा गया कि P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी y1। ऐसी कोई पॉइंट 2 मान लेते हैं जिसकी डेप्थ y2 है, इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, P2 इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी y2। एक बार यहाँ तक लिखो। क्या अब बचा अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, क्या बचा है, P2 minus P1 is equal to rho g y2 minus y1। So we can write it as delta P, ये बन गया delta y, so we get delta P by delta y is equal to rho g, which again can be written as dP by dy। This quantity is known as pressure gradient। ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में y नीचे को है, तो y शुरू कहाँ से हुआ है,
Yes, sir. This is for example है बच्चों. मान लो ये तीन अलग अलग कंटेनर्स हैं. तो अपने लिक्विड सेम हाइट का करा हुआ है. So what can you comment about pressure? मतलब बेस पे सेम होगा क्यों? प्रेशर तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, उसको इस शेप से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? क्या बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों. ये ऐसे कंटेनर है. तो बेसिकली जो इसकी ब्लू सरफेस है, एक तो उस पे फोर्स निकालनी है और एक जो बॉटम सरफेस है उस पे फोर्स निकालनी है.
इतना तो मुश्किल नहीं है। जो सबसे बॉटम वाला है उस पे क्या होगा भाई? फोर्स क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। हाँ, प्रेशर क्या है बॉटम पे? पी नॉट प्लस रो जी H1 तो इनटू एरिया, वो क्या हो गया? A2, राइट। अब जो ऊपर वाला है, जो ब्लू वाला एरिया है, क्या वहां पर भी हम फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे प्रेशर क्या है? पी नॉट प्लस रो जी H1, और वो एरिया कितना हुआ बच्चों? A2 माइनस A1। वो क्यों? देखो सी देखो कैसे हम ले सकते हैं। मान लो आप एक पॉइंट ले लो,
यहाँ पे वो बनेगा जो आप कह रहे हो। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो उस पे भी वही सेम हो गया। हाँ वही ना, सीधा नहीं कह सकते थे बट इनडायरेक्टली तो कह सकते थे ना। इस पे है वर्टिकल वेरिएशन से यहाँ पता है हमें, हॉरिजॉन्टल से ये पता है कि इसका और इसका प्रेशर सेम होना। हाँ क्या बच्चों, बात समझ आ रही है सबको? क्लियर? अगर क्या, कहाँ पे प्रेशर ना होता मतलब? हम्म, आप ऐसे कह लो कि अगर मान लो वहां प्रेशर कम होगा तो लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो वहां जाके एनीवेज प्रेशर को बैलेंस तो कर ही देगा ना। फाइनली तो प्रेशर सेम होना ही पड़ेगा। हम्म, हाँ विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ आया समझ बच्चों? तो ये बच्चों दिस इज अ फ्रस्ट्रम, पता है सबको फ्रस्ट्रम? नहीं पता? कोन का कुछ पार्ट, ये होता नहीं क्या, कट गया? अच्छा, कोई उसकी कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं यूज हो रही, तो वैसे ही मैं बता रहा था आपको। तब आप ये सोचो बस कि ऊपर बड़ा एरिया है नीचे छोटा एरिया है, बस दैट्स इट। जैसे बाल्टी होती है ना। तो आपको बच्चों देखो रो पता है, आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पता है, एच इज द वर्टिकल हाइट, आपको बेस का एरिया भी पता है A2। तो साइड वॉल्स जो भी नेट फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, वो निकालना है। साइड समझो जो चारों तरफ से ऐसे साइड है, उसका जो भी नेट फोर्स है वो। हॉरिजॉन्टल कट जाएगा, वर्टिकल तो बचेगा। एक हिंट बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है? जनरली हर टफ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आ जाती है ना, इसमें नहीं है, इसमें प्योर मैकेनिक्स है। NLM A2।
पी नॉट भी है बच्चों, पी नॉट मतलब इग्नोर नहीं करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मुझे नहीं पता आंसर में आएगा कि नहीं, वैसे बता रहा हूँ। और भी है। एफबीटी बनाना है बच्चों, बस और कुछ नहीं है। इस जो फ्लूइड, जो पूरा फ्लूइड है उसका एफबीटी बना दो। क्या वो तो
हो सकता है आपने किधर को बोले, डायरेक्शन देखो दोनों सेम करे अलग करे। कोई एक टर्म बस होगी। तो एक सेकंड में ब्रेक कर लूँ। तो बच्चों जब आप इसका एफबीटी बनाओगे, ये जो पूरा फ्लूइड है इसका जब आप एफबीटी बनाओगे, इससे बच्चों कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? देखो टॉप से पी नॉट ए1 फोर्स, बॉटम से पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए टू, प्रेशर फोर्सेस ये हो गई। एम जी, रो वी जी, और कौन सी फोर्स बची? जो साइड वॉल्स लगा रही होंगी। स्टैंडर्ड टेक्निक, कोई भी अननोन फोर्स कैसे शो करता है? एफ एक्स एफ वाई ना, जो नेट फोर्स है मैंने उसको शो कर दिया एज सम एफ एक्स एफ वाई। नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? एफ एक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ एफ एक्स ही आ रहा है और कुछ तो आ ही नहीं रहा। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या बन गया? पी नॉट ए वन प्लस रो वी जी माइनस दिस टर्म। इसको क्या करना है हमने, मतलब ये मतलब ये एफ वाई बन जाएगा ना, वर्टिकल वाली फोर्सेस का सम 0 करो, देखो वो डी लग रहा है बच्चों, वो रो है। और ये किधर को लग रही है बच्चों? अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये क्वेश्चन तो मतलब एनएलएम का ज्यादा था कंपेयर टू फ्लूइड्स। फ्लूइड से तो सिर्फ ये ऊपर और नीचे वाली फोर्स मिल रही है बस, दैट्स इट। हाँ, ये हमने कैसे लिखी है फोर्स बच्चों? बेसिकली हमें पता है कि फ्लूइड इतनी फोर्स लगाएगा तो उसका इक्विवेलेंट ऑपोजिट ये वाली जो फोर्स है। फॉर्मूला से तो ये आता है ना कि फ्लूइड कितनी फोर्स लगाता है, तो हम तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि फ्लूइड के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, तो वो थर्ड लॉ से सेम ही बन जाएगी। आ गया समझ बच्चों? चलो ठीक है, दैट्स इट। होमवर्क में बच्चों आपने, एक मिनट दिखाना मुझे मॉड्यूल डी पार्ट में, देखना कितने क्वेश्चन है। चलो अभी ये आप ऐसा करना बच्चों, 0 1 से आपने सी पार्ट तक कंप्लीट करना, ठीक है? सॉलिड्स वाला जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट कर लेना, ओके? चलो ग्रेविटेशन 3 भी कर ली सबने, तो कल कर ले डिस्कस। क्या कह रहे हो? तू कर ली कि नहीं की? जो किया हुआ है वो बताना, कोई भी है जिसने नहीं की हुई? चल फिर सॉलिड्स ही करो अभी।